आज भी आज फटाफट कर लेते हैं हम एक एमसीक्यू। सबसे पहले तो चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो सबसे पहले तो बॉडी स्ट्रेच कर लो। चलो ठीक है, स्ट्रेच कर लिया। चलो एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंडा इंडो ग्रीक किंग टू बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क की बहुत बात हो रही है कि बुद्धिस्ट मॉन्क क्या होता है। ये मॉन्क क्या होता है? मॉन्क होते हैं जैसे जनरली बुद्धिज़्म को ही प्रैक्टिस करते हैं मॉन्क। ठीक है, और ये देखिए, या तो ग्रुप में करेंगे प्रैक्टिस, मेडिटेशन करते हैं, या तो इस कलर के कपड़े पहनते हैं, या तो केसरिया कलर के होते हैं, या फिर थोड़ा डार्क रेडिश ब्राउनिश कलर के कपड़े ये पहनते हैं। ठीक है, तो ये जनरली बुद्धिस्ट ही होते हैं मॉन्क ही। ठीक है, और बाल्ड होते हैं, बाल नहीं रखते हैं। तो विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंडा किंग था। कौन सा किंग था ये इंडो ग्रीक किंग था। इंडो मतलब इंडियन से लेना देना है, और ग्रीक मतलब ग्रीस से लेना देना है, और उनका राजा की बात हो रही है। उनका नाम था मिलिंडा। उसने कन्वर्ट कर दिया, कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने कन्वर्ट कर दिया मिलिंडा, जो कि इंडो ग्रीक किंग था, टू बुद्धिज़्म की तरफ ले गया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके, पहला है कि क्या ये नागसेना है, क्या गौतम बुद्धा जी हैं, क्या शाक्य मुनि है, और क्या महाधर्मा रक्षिता है। तो इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये सवाल आ गया आपके पास कि कौन कौन है। सबसे पहले जानना नहीं चाहोगे ये मिलिंडा कौन था? आखिर ये मिलिंडा कौन थे, तो जानते हैं इसके बारे में। पहले देखो मिलिंडा क्या था। इनको हम मानेंडर वन भी कहते थे, मानेंडर वन। ठीक है, तो ये बेसिकली सेकंड सेंचुरी में इनका सेकंड सेंचुरी ऑफ बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी और एडी के बारे में भी जानेंगे। तो ये सेकंड सेंचुरी बीसी में लगभग इनका साम्राज्य था। सेकंड सेंचुरी का मतलब है 200 बीसी से लेकर 200 बीसी से लेकर 101 बीसी तक इनका थोड़ा साम्राज्य था। ठीक है, ये है मिलिंडा जी। ठीक है, ऐसा फोटो था, देखो कॉइन्स भी इनको बने हुए हैं। तो मानेंडर वन भी कहते थे इनको। ठीक है, ये थे हमारे कौन से थे? इंडो ग्रीक किंग थे। इंडो यानी इंडियन, ग्रीक मतलब ग्रीस। ठीक है, तो ये हमारा बाइजू से लिया हुआ है इंडो ग्रीक किंगडम। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग इंडो ग्रीक किंगडम में लगभग कितने थे? 30 हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स हुए हैं। कितने? 30। ओह माय गॉड, 30। यस। तो ये इंडिया में कहाँ से कहाँ तक हुए हैं? ये सदर्न अफगानिस्तान से लेकर पार्ट ऑफ पंजाब तक कवर किया उन्होंने। ठीक है, और इनका किंगडम जो स्टार्ट हुआ था वो ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम कहते थे। ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम क्या थी ये भी हम बताते हैं। इन्होंने क्या इन्वेड किया? इन्वेडेड इंडिया। इन्वेडेड का मतलब है फोर्सफुली अपनी आर्मी के साथ आना और उस पर कब्जा कर लेना, तो उसको कहते हैं इन्वेड कर लेना। ठीक है, कब किया उन्होंने? 180 बीसी में। ठीक है, और सदर्न अफगानिस्तान और पार्ट ऑफ पंजाब को उन्होंने कनकेयर किया, मतलब उनको जीता उसको। ठीक है, और इंडो ग्रीक किंग्स जो होते हैं इम्बाइब का मतलब क्या होता है? जैसे घुल जाना उसके अंदर, उसके इंडियन कल्चर में वो घुल मिल गए। ठीक है, इस तरह से। और ज़्यादातर ये इंडो ग्रीक किंग कैसे थे? ये बुद्धिज़्म इनको ही इन्होंने फ्लोरिश किया, इनको बढ़ावा दिया इन्होंने। समझे नहीं समझे? इम्बाइब की डेफिनेशन लिखा है कि किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, और इन्वेड का मतलब आर्म फोर्सेस के साथ आना और उसको ऑक्यूपाई कर लेना। समझ गए? ये भी बात की हमने। बीसी और एडी के बारे में हम जान लेते हैं। बीसी और एडी क्या होता है? बीसी का मतलब सेम, बीसी और बीसीई का मतलब एक ही मतलब है, यानी बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हो, प्लस का निशान, जीसस क्राइस्ट, उनको ऐसे वो प्लस के निशान पे लटका देते हैं, है ना। तो वो जो क्राइस्ट थे उनको भगवान मानते थे। तो जो उनका एरा था तो उसको कहते थे हम क्राइस्ट एरा। ये जो सीई है उसको ही कहते थे क्राइस्ट एरा, या फिर आफ्टर दी द क्राइस्ट हैज़ कम। तो एडी बेसिकली क्या है? इसको वैसे तो उसका क्या कहते हैं? इसको एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब लैटिन का ये वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एनो डोमिनी, डोमिनो पिज्जा मत समझ लेना, डोमिनी है, डोमिनी, एनो
एनो डोमिनी, ठीक है। तो एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी हो गया, या फिर सीई हो गया। सीई मतलब क्राइस्ट एरा, मतलब जब क्राइस्ट जन्मे थे, ठीक है। तो एनो डोमिनी और क्राइस्ट एरा एक ही मतलब है दोनों को दोनों। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उनके आने से पहले, या बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसी या फिर बीसीई का मतलब एक ही है। और एडी मतलब एनो डोमिनी या फिर क्राइस्ट एरा। कैसे समझोगे? नहीं समझे तो देखो, 1 करोड़ के बीच में आप खड़े हो, मान लो 1 करोड़ के बीच में खड़े हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपका घर है और राइट साइड पर आपका स्कूल है। लेफ्ट साइड पे 20 किलोमीटर आपका घर है और राइट साइड से 20 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है। तो स्कूल मेरा 20 किलोमीटर पीछे है, मैं 0 पोजीशन पे खड़ा हूँ अभी। तो मैंने किसी ने मुझे बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं बोलूँगा मैंने 20 पहले बिफोर 20 किलोमीटर मेरा घर है, बिफोर 20 से लेकर 0 किलोमीटर तक मैं आया हूँ। ऐसे ही बोलूँगा ना, 0 से लेकर 20 तक तो नहीं गया हूँ मैं पीछे से आके यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि चलना तो वहाँ से शुरू किया मैंने घर से। तो 20 किलोमीटर मेरे घर पीछे है, 20 किलोमीटर बिफोर माई हाउस मैंने चलना शुरू किया है, और अब मैं यहाँ पर रीच हुआ हूँ। तो ऐसे यहाँ पर जब भी बोला जाता है ना, जब भी बोला जाता है तो बोला भी कैसे जाता है कि 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर अब आप 101 बिफोर क्राइस्ट तक आपने टाइम ट्रेवल किया। ऐसे नहीं बोलते कि 1 ईयर से लेकर 20 ईयर तक। समझ रहे मेरी बात को? बिफोर आप चले हो ना, 20 किलोमीटर बिफोर से चलकर अब 0 किलोमीटर तक पहुँचे हो। समझ रहे हो? आई होप मेरी बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है। तो सेकंड सेंचुरी अगर कहीं बोलूँ मैं, सेकंड सेंचुरी का मतलब तो समझ लेना, वो 200 बीसी से लेकर 101 बीसी की बात कर रहा हूँ। 101 बीसी से 200 बीसी नहीं बोलते कभी भी, 200 बीसी से लेकर 101 बीसी तक को हम बोलते हैं सेकंड सेंचुरी ऑफ बीसी। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं पहुंच गया हूँ सेंटर में और मुझे अब आगे जाना है, ठीक है। तो आगे आफ्टर जो भी क्राइस्ट एरा है, जब क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जी आ गए हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड है, तो लॉर्ड जी चल पड़े हैं। तो उसके बाद आफ्टर क्राइस्ट एरा आ गया, अभी तक वही चल रहा है, एडी ही चल रहे हैं, हम बोलते नहीं अब एडी इसको। अब हम 1947 में भारत आज़ाद हो गया, 1947 एडी है वो, अब 2023 एडी चल रहे हैं, हम उसको बोलते नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो एडी चल रहे हैं। समझ गए? तो 2022 CE इज़ द सेम एज 2022 AD, उसको भी बोला नहीं जाता है, ठीक है। समझ गए? आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पर भी ये लिखा है कि 20th सेंचुरी, ये देखो BC आर रेफरिंग टू द ईयर 200 से लेकर 101 BC या BCE, कुछ भी बोलते हो उसको, ठीक है। इस सेकंड सेंचुरी BC और AD, अच्छा ये तो और से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आगे चलो, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो देखो क्लासिकल एज जो मानी जाती है ना, क्लासिकल एज हमारी, ठीक है, वो क्लासिकल एज है AD, मतलब आफ्टर एनो डोमिनी या फिर आफ्टर क्राइस्ट। A से समझ लो कि आफ्टर जीसस क्राइस्ट, और B से मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो AD 476 तक, तो और बैक में चले जाओ तो बिफोर क्राइस्ट 400 साल पीछे चले जाओ क्राइस्ट से, तो वो क्लासिकल एज हमारा कहलाता है, ठीक है। पीछे 400 साल पीछे चले जाओ और आगे 476 साल चले जाओ, पीछे 400 साल चले जाओ और आगे 476 साल चले जाओ क्राइस्ट से, तो बेटा वो हमारी क्लासिकल एज बन जाती है। और मिडिल एज बनती है हमारी 476 AD से आगे निकल जाओ और 1000 साल तक, तो वो हमारी बनती है मिडिल एज, ठीक है। इस डायग्राम से थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ये हमारा है, यहाँ से AD स्टार्ट हो गया, क्रिश्चियनिटी 33 AD से स्टार्ट होगी, उसके पहले बिफोर क्राइस्ट चल रहा था, उसके बाद AD स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 0 BC या 0 AD होता है, नहीं होता है ना, एक होना चाहिए, नहीं होता है एक्चुअली। 1 BC जब खत्म हुआ तो उसके बाद सीधा ही 1 AD आ जाता है, 0 का 0 एक्चुअली देर कहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है कि 0 AD कुछ था भी कि नहीं था। और जीसस क्राइस्ट को जो मानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, 6 BC से लेकर 4 BC के बीच में हुआ था, ठीक है। हम बोलते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लेकिन वो पहले ही मतलब 6 BC से लेकर 4 BC के बीच में उनको माना जाता है कि हुए थे। और जो उनकी डेथ हुई थी तो उसको हम मानते हैं लगभग 30 से लेकर 36 AD के बीच में, ठीक है। एनो डोमिनी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड।
30 लेके 36, तो उनका उम्र लगभग 40 साल, टोटल उनका जो लाइफ था 40 साल का जीवन उनका लगभग हम मान सकते हैं 30 से 40 साल का जीवन उनका होगा, क्योंकि 6 साल पीछे और 36 साल लगभग आगे, तो टोटल 40 से लेकर 42 साल उनका उम्र हम सोच सकते हैं कि होगा जीसस क्राइस्ट जी का। ठीक है, ये देखो BC एंड AD, जीसस ये 0 लिखा है लेकिन 0 नहीं होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2500 साल पहले चले जाएंगे जीसस से, तो वहाँ तक गीज़ा पिरामिड बने थे। ठीक है, 2500 साल पहले। और 1947 AD हमने बात की ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, और आज हम 2023 में जी रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इंडो ग्रीक्स आर ग्रुप्स बैक्ट्रियन ग्रीक्स दैट रूल्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिटवीन 2nd सेंचुरी BC। इसके बारे में हमने बात कर ली है कि 2nd सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 200 BC से लेकर 101 BC तक को हम 2nd सेंचुरी BC कहते हैं, एंड अर्ली 1st सेंचुरी CE। ठीक है, एंड अच्छा ये तो हो गया भाई, जो कि हमने नोट्स ले लिए। एडजेक्टिव ग्रीक मीन्स बिलोंगिंग टू रिलेटिव टू ग्रीस, तो ग्रीस से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम ग्रीक कहते हैं। ठीक है, समझ के बाद बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया और बैक्ट्रियन, बैक्टीरिया और बैक्ट्रियन जो था वाज एन एंशिएंट रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया। एशिया, एशिया समझते हो क्या होता है? एशिया समझते क्या होता है? एशिया, ये है एशिया हमारा। ठीक है, ये है हमारा एशिया रीजन, जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ वो हमारा एशिया, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान आ गए यहाँ पर, चाइना आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा, जापान आ गए यहाँ पर, हमारा ये पूरा का पूरा रीजन के, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह, ये पूरा का पूरा रीजन जो है हमारा एशिया का रीजन है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज एन एंशिएंट रीजन इन द सेंट्रल एशिया इन एमू दरियाज मिडल स्ट्रीम। एमू दरिया क्या था? एमू दरिया भी देख लेते हैं। एमू दरिया, एमू दरिया के बारे में जान लेते हैं। एमू दरिया क्या है? एक रिवर, एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट वन रिवर। ये है एमू दरिया, ये इसे कहते हैं एमू दरिया रिवर। ठीक है, ये रही एमू दरिया, इसको डिटेल में एमू दरिया। एमू दरिया रिवर के ऊपर क्या है? उज़्बेकिस्तान है। ऊपर देखो उज़्बेकिस्तान दिख रहा है यहाँ पर। यस, एमू दरिया रिवर है, ये जो हाईलाइटेड है ये वाला, ये है एमू दरिया रिवर। इसके ऊपर क्या है? उज़्बेकिस्तान। नीचे क्या है? तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर क्या है? ताजिकिस्तान। ये याद रखना तीनों चीज़ें। ऊपर क्या है? उज़्बेकिस्तान। नीचे क्या है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पर क्या है? ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। स्थान सारे स्थान ही हैं। उज़्बेकिस्तान, नीचे तुर्कमेनिस्तान, नीचे ताजिकिस्तान। तो ये एमू दरिया रिवर की बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो बैक्टीरिया वाज एन एंशिएंट रीजन इन सेंट्रल एशिया। एमू दरिया मिडल स्ट्रीम, एमू दरिया के मिडल स्ट्रीम पे थे। स्ट्रेचिंग नॉर्थ, स्ट्रेचिंग कहाँ स्ट्रेच कर रही है? स्ट्रेचिंग नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश एंड वेस्ट ऑफ द पैमिर्स। अब इसके बारे में भी बातें करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने देख लिया कि हमारा एशिया कहाँ पर है। ठीक है, एशिया की बातें होगी हमारी। ये हमारा एशिया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? क्यूगिस्तान की बातें कहाँ से आ गई यहाँ पर? क्यूगिस्तान। ओके, चलो आगे चलते हैं। एशिया में क्या क्या है? इंडिया देख रहे, इंडिया दिख रहा है, नेपाल, म्यांमार दिख रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, और किर्गिस्तान दिख रहा है। किर्गिस्तान, अच्छा इसकी बातें कर रही है यहाँ पर, इसकी साउंड है किर्गिस्तान है। कैसे प्रोनाउंस करना वो लिखा है। ईरान यहाँ पर आ गया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन आ गया, सीरिया आ गया। ठीक है, ये सारे, यही तो फिर अफ्रीका आ गया हमारा। ठीक है, और बीच में देखिए ये ट्रायंगल शेप पे कुछ जोड़ रखा है इस अफ्रीका को और ये वाले अरेबियन कंट्रीज़ को। चलो चलते हैं यहाँ पर। बैक्टीरिया की बातें कर रहे थे, तो बैक्टीरिया जो रीजन था, बैक्टीरिया रीजन अभी हमने देखा अमू दरिया था। ठीक है, अमू दरिया स्ट्रीम है। इसके ऊपर क्या था? पामीर रीजन है। पामीर क्या है? ये मतलब पहाड़ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ जो लंबी फैले हुए हैं, माउंटेन रेंजेस है पामीर। नीचे हिंदू कुश के रेंजेस हैं। क्या है? हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश और पामीर। तो पामीर की बातें कर लें। पामीर को जरा यहाँ देखते हैं, पामीर को क्लिक करने से कहाँ पहुँचते हैं हम? पामीर ओपन लिंक करते हैं। ओपन लिंक कहाँ है? ओपन लिंक नहीं आ रहा है। We couldn't recognize the link. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पामीर लोकेटेड कहाँ है? पामीर कहाँ लोकेटेड है? ये देखो, मोस्ट ऑफ द पामीर्स लाई विद द ताजिकिस्तान। अभी हमने देखा ताजिकिस्तान,
किर्गिस्तान, अभी हमने ताजिकिस्तान देखा है, ये यहाँ पर है। तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, इसके नीचे है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान भी हम दिखाते हैं आपको। ये है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये रहा ताजिकिस्तान। आगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के नीचे है ताजिकिस्तान। ठीक है, हमने ये बातें की थी, ताजिकिस्तान, उसके उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदू कुश की बात कर रहे थे हम, और फिर पहले हम पामीर की बात कर रहे थे कि पामीर कहाँ पर है। तो पामीर बेटा, पामीर की रेंजेस जो हैं ताजिकिस्तान बट फ्रिंजेस पेनिट्रेट अफगानिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान तक हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। ये हमने बातें की हैं। ये है हमारा अमू दरिया। दरिया हम कहते हैं हिंदी में, दरिया बहुत बड़ा जहाँ पानी चलता है उसको दरिया कहते हैं। तो ये अमू दरिया रिवर है, इतनी बड़ी। ये इस मैप पे दिखाया है, पूरे मैप पर कि अमू दरिया रिवर कहाँ पर स्ट्रेच करती है, ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि कितनी लंबी रिवर है, कितना स्ट्रेच किया हुआ इसमें। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान से, इसमें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान की बात हो रही थी कि इसके ऊपर पामीर है ना, पामीर है, और नीचे हिंदू कुश है, हिंदू कुश। ठीक है, तो ये ताजिकिस्तान की बातें होगी। ये पूरा मैप मेरे सामने नज़र आ गया मुझे, इंडिया आ गया, यहाँ पर पाकिस्तान दिख रहा है, अफ़गानिस्तान दिख रहा है मुझे, अफ़गानिस्तान के बाजू में ईरान दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पर मुझे तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, उज़्बेकिस्तान दिख रहा है, किर्गिस्तान दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर नेपाल आ गए, यहाँ भूटान आ गए, यहाँ बांग्लादेश आ गए, आई थिंक ये सब जानते हैं। म्यांमार आ गए, म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद ईरान के आगे क्या आ गया, इराक आ गया, पाकिस्तान आया, अफ़गानिस्तान आया, फिर ईरान आया, फिर इराक आया, और इराक के साथ क्या आ गया, सीरिया, सीरिया के साथ क्या आ गया हमारा। ठीक है, तो सीरिया पहुंच गए हम यहाँ पर, देखिए, और सीरिया के साथ लेबनान है यहाँ पर, और यहाँ पर है इज़राइल, क्या है, इज़राइल, और यहाँ पर देखिए कुछ ये तो सऊदी अरेबिया आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ओमान आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया येमेन आ गया हमारा, और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गए हमारे। ठीक है, बाकी ये तो आई थिंक सब पता है, सबको पता ही है ये चीज़ें। यहाँ पर ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया दिख रहा है कुछ, इसने क्या किया हुआ है, ये है हमारा रेड सी, लाल सागर है यहाँ पर। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, ये इस एरिया ने, ये है हमारा क्या है, अफ्रीका और इस अरेबियन कंट्रीज़ को आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते क्या है ये। यहाँ पर इज़राइल की हमने बातें कर ली, है ना, ये है हमारा इज़राइल, अभी देखा हमने। यहाँ पर है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, ये सब बातें हमने की हैं अभी भी। इराक है, ये हमारा आ जाता है इजिप्ट, और यहाँ पर आता है हमारा कायरो। यहाँ पर जो अभी बातें इसकी डिटेल में और भी जानते हैं। तो यहाँ पर कायरो के अंदर ही गीज़ा के पिरामिड हैं, यहीं पर गीज़ा के पिरामिड आपको मिलेंगे। देखो गीज़ा, ये कहाँ पर एरिया है, ये यहाँ पर गीज़ा के पिरामिड। ये है इज़राइल के बारे में कितने लोग जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए। इज़राइल, जॉर्डन, कितना सुना है हमने इसके बारे में। इजिप्ट है, ये पूरा का पूरा कैसा एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। ये देखो, इसका सैटेलाइट भी देखोगे तो कैसे क्या पूरा का पूरा रेगिस्तानी एरिया है, रेत ही रेत है यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रीन देख रहे थे, यहाँ मतलब यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर ट्रैफिक है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस एरिया में देखो पूरा का पूरा रेगिस्तानी दिख रहा है हमें। ये देखो पूरे मैप में देखो तो ये जो एरिया है वो जरा खाली एरिया, ये तो पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। तो हम यहाँ की बात कर रहे थे। ठीक है, इस रीजन की बातें हम कर रहे थे, इस वाले रीजन की। ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे तो ऐसा दिखता ही है हमें इज़राइल। और यहाँ पर हमारा कायरो है। ठीक है, जहाँ पर ये हमारा कौन है, कायरो के अंदर क्या है, गीज़ा की पहाड़ पिरामिड जो हमने देखे वो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा सी दिख रहा है। इन पूरे के पूरे रेगिस्तान के बीच में ये जो सी दिख रहा है, ये कौन सा सी है, ये कौन सा सी है भाई, ये कौन सा सी है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा है डेड सी, दिख रहा है यहाँ पर।
ये है हमारा डेड सी, यानी मरा हुआ समुद्र। एक्चुअली समुद्र है ही नहीं, दिस इज़ नॉट सी एक्चुअली, ये सॉल्टी लेक है हमारी। ये देखो और डिटेल में जूम में देखो इसको, डेड सी है ये। यहाँ पर आसपास तो लोग चल रहे, ट्रैफिक है। तो वाई इट इज़ कॉल्ड डेड सी? डेड सी इसलिए कहते हैं बेटा, मरा हुआ समुद्र, मतलब समुद्र एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइफ जन्म पैदा ही नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ माइक्रोबियल लाइफ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर जो है सर्वाइव नहीं कर पाते जनरली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, मेरे वो क्या दिख रही है, सॉल्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो इसकी सैलिनिटी कितनी रहती है? 34% सैलिनिटी रहती है। जनरली जो समुद्र की सैलिनिटी होती है वो कितनी परसेंट होती है? 3.5% होती है समुद्र की सैलिनिटी, मतलब उसके अंदर 3.5 ग्राम एक लीटर के अंदर, कितना, सॉरी 3.5 ग्राम 35 ग्राम पर लीटर के अंदर सैलिनिटी है, यानी 3.5% बाई वेट उसके अंदर सॉल्ट है। समझे नहीं समझे? 1 लीटर या 1 किलोग्राम समझ लो, पानी की बातें करें तो 1 किलोग्राम और 1 लीटर बराबर ही होते हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर 3.5 ग्राम जो है वो अगर सॉल्ट डाल दें आप तो वो बन जाता है 3.5% सैलिनिटी। ठीक है, 3.5 ग्राम कह रहा हूँ, 3.5 परसेंटेज की बात करूँ तो 35 ग्राम अगर मैं डाल देता हूँ 1 लीटर के अंदर तो 3.5% बन जाते हैं। बनता नहीं बनता है? 1 लीटर के अंदर या 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए अगर 35 ग्राम अगर सैलिनिटी है तो 3.5% बाई वेट, इसका मतलब मैंने वो डाला है। समझिए कि नहीं समझे? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए अगर 35 ग्राम उसके अंदर सॉल्ट में डालता हूँ, 35 ग्राम 1 लीटर के अंदर 35 ग्राम, तो उसकी सैलिनिटी बन जाती है 3.5%, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में से ली जाती है, लेकिन 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसीलिए अगर मैं 35 ग्राम डालता हूँ तो उसकी 100 में से निकालूँ तो 3.5% उसकी सैलिनिटी बनेगी। लेकिन जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी कितनी है? 34%। इसका मतलब 1 किलोग्राम के अंदर 340 ग्राम, समझ रहे बात को? 1 किलोग्राम के अंदर 340 ग्राम, एक जीरो ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि 1000 ग्राम की बात होगी 1 किलो के अंदर। तो 340 ग्राम में नमक डाल दिए, इतना ज़्यादा नमक है उसके अंदर। तो लगभग ये कितना है? 9 टाइम्स सॉल्टियर है। कितना? 9 गुना। इट इज़ नियरली 9 टाइम्स सॉल्टियर देन दी रेगुलर ओशन वाटर। हमने बात किया 3.5% सैलिनिटी रहती है, जबकि यहाँ पर 34% है। डेड सी कहते हैं, कुछ भी जन्मता नहीं, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है, इतनी ज़्यादा नमक होता है इसके अंदर कि कोई भी जीव जन्मता ही नहीं है इसके अंदर, पैदा ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हिंदू कुश की बात हम कर लेते हैं। हिंदू कुश की बात की हमने, बैक्टीरिया हमने देखा कि बैक्टीरिया कहाँ था, बैक्टीरिया रीजन था, उसके ऊपर पामीर था, है ना। पामीर की हमने बात की, थोड़ा पामीर की बात की, रेंजेस हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की है। बैक्टीरिया की हमने बात की है कि रीजन कहाँ पर है, उसके ऊपर पामीर है और नीचे हिंदू कुश का रीजन है। तो ये है हमारा हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है हिमालयन रेंजेस, हिंदू कुश जो है लगभग 800 किलोमीटर में स्ट्रेच है। कितना? 800 किलोमीटर, माय गॉड, यस 800 किलोमीटर स्ट्रेच है ये हिंदू कुश। 800 किलोमीटर लॉन्ग, बार बार क्यों बोल रहा ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये चीज़ें। 800 किलोमीटर की लंबी रेंज है ये, और कहाँ तक फैला हुआ है ये देखो। ये सारा का सारा जो रीजन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा वही है हिंदू कुश का एरिया है। हिंदू कुश का माउंटेन रीजन कहते हैं इसको, हिंदू कुश हिमालयन रीजन कहते हैं। इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये पूरा का पूरा हिंदू कुश। हिमालयन रीजन स्पैन अफ़गानिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है इसमें, चाइना आ जाता है इसमें, इंडिया आ जाता है इसमें, किर्गिस्तान आ जाता है इसमें, मंगोलिया आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, नेपाल आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ताजिकिस्तान आ जाता है एंड उज़्बेकिस्तान आ जाता है। ये सारे के सारे रीजन हमने अभी देखे थे। ठीक है,
और क्या है, हिंदू कुश रेंज इज जनरली कंसिडर टू बी द सेपरेट माउंटेन रेंज फ्रॉम द हिमालयन रेंज। ये हिमालयन रेंज नहीं है कि इसको हिमालयन रेंज समझ लो, बट इट इज़ ए सेपरेट रेंज, जो कि इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द हिमालयन रेंज। ठीक है, ये देखो ये डिटेल में बता रखा है कि कहाँ तक ये रीजन ये रेंज कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, आई थिंक क्लैरिटी आ रही है इसमें। ये देखो एक और पिक्चर है इसी की, हिंदू कुश हिमालयन रेंज, हिंदू कुश हिमालयन रेंज कहाँ तक फैली हुई है। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। पामीर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैक्ट्री में हमने क्या कहा था, पामीर की बातें की थी ना, तो ऊपर पामीर था हमारा, बैक्ट्री में हमने चेक किया, बैक्ट्री में ऊपर पामीर था और नीचे हिंदू कुश की हमने बात कर ली। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं पामीर की, बात कर लेते हैं कि पामीर जो है रेंजेस कैसी हैं। ठीक है, तो ये है पामीर माउंटेन्स। पामीर माउंटेन जो बेसिकली क्या है कि ये रेंज है सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान की। ठीक है, कितनी सुंदर रेंज है यार। ये देखो ये ताजिकिस्तान के ऊपर है, ताजिकिस्तान के ऊपर दिख रही है, यहाँ पर है ताजिकिस्तान के ऊपर एक एरिया है छोटा सा, वहाँ पर है। ये किर्गिस्तान है, यहाँ पर ये ताजिकिस्तान है, नीचे इंडिया आ जाएगा हमारा। ये देखो बर्फ़ में पूरा ढका हुआ है, बर्फ़ में पूरा ढका हुआ है, सैटेलाइट व्यू है। पामीर माउंटेन ताजिकिस्तान में ही, एक्चुअली ताजिकिस्तान के अंदर पाया है ये। पामीर नॉट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यूपीएससी या फिर वैसे भी। पामीर नॉट कहते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ तियान शान रेंज आती है, यहाँ पर कुनलुन रेंज आती है, यहाँ कराकोरम माउंटेन रेंज मतलब माउंटेन रेंज आती है, यहाँ से हिमालयन रेंज आती है, यहाँ से हिंदुकुश रेंज आती है। तो ये सारी की सारी घाट है, नॉट है एक, जहाँ से ये सारी रेंजेस निकलती हैं, जैसे बांध रखा है और कुछ रस्सियाँ निकल रही हैं आसपास से, तो नॉट घाट की तरह लगता है। ये चाइना की तरफ जाती है, तियान शान, ये कुनलुन, फिर कराकोरम अपने इंडिया में आ जाता है, हिमालयन आ गया फिर, और यहाँ पर हिंदुकुश आ गया। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ग्रीस के बारे में, हम ग्रीक की बातें कर रहे थे, ग्रीस के बारे में जाने, ग्रीस की बातें कर लेते हैं। ग्रीस क्या है, ये इसका झंडा है ग्रीस, यहाँ पर लोकेशन भी हम जानते हैं। ग्रीस इज ऑफिशियली द हेलेनिक रिपब्लिक। अभी हमने बात किया था ना, हेल मत समझना, ग्रीस मतलब हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं उसको। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट यूरोप में है, साउथ ईस्ट यूरोप। ग्रीस किस लिए फेमस है, ग्रीस फेमस क्यों है, इसमें बहुत फिलासफ़र रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फिलासफ़र रहे हैं, और दे इन्वेंटेड था, यहाँ पर क्या है, इट इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीस इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आ जाए तो बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, ग्रीस। इन्वेंटेड ओलंपिक गेम्स कहाँ पर इन्वेंट हुए, ग्रीस में, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये देखो ग्रीस का मैप। इट इज़ ए कंट्री वेयर नंबर ऑफ क्या है, ये आइलैंड्स हैं, इतने सारे आइलैंड हैं यहाँ पर ग्रीस में, देखो। ठीक है, ये एथीन है यहाँ पर, कैपिटल कहाँ पर ग्रीस की, यहाँ पर एथीन। हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं, और ये कहाँ पर है, लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप ऑन द मेडिटेरेनियन सी। कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी। और जनसंख्या कितनी है इसकी, लगभग इसकी 1 करोड़, 2001 के हिसाब से 1 करोड़ की जनसंख्या है इसकी। ठीक है, फ्लैग की बात कर ले तो इसमें फ्लैग में कितने हैं इसके, 9 स्ट्रिप दिख रहे हैं हमें, और ये नीले और सफ़ेद रंग के रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिप्स होते हैं, और ये ब्लू और वाइट कलर के होते हैं। और ये ब्लू का मतलब पानी, और वाइट का मतलब रहता है इनका जो वेव्स चलती है ना समुद्र के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से पानी ही पानी है इसके, तो इसलिए उन्होंने झंडा भी इस तरह से बनाया है। और इस पोजीशन पर ये देखिए, इसे कहते हैं कैंटन पोजीशन, टन मतलब इसको कहते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये फ्लैग है हमारा, फ्लैग का अपर लेफ्ट कॉर्नर पर एक प्लस का निशान है वाइट कलर का, है ना, प्लस का निशान है वाइट कलर का, इसे कहते हैं कैंटन पोजीशन पे प्लस का निशान है। रेशो फ्लैग का 2:3 की रहता है, क्या रहता है, 2:3 रहता है, ब्लू एंड वाइट कलर का है। और ये झंडा 1978 में आया था। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे थे, मेडिटेरेनियन सी तो इसको बोलते कैसे, मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड टू द Atlantic Ocean
सराउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन बेसिन, ठीक है, और इट इज़ कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनक्लोज्ड बाय लैंड, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं कैसे एनक्लोज्ड है पूरा का पूरा, ये चारों तरफ से सी से कैसे घिरा हुआ, ये देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी जिसका सर्कल मार रखा है ना, ये है। और यहाँ पर ये ग्रीस मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ये है ग्रीस हमारा, ये वाला रीजन है ग्रीस, इतना छोटा सा, और ये पूरा का पूरा क्या है मेडिटेरेनियन सी है। ये इटली दिख रहा है यहाँ पर हमें, ये दिख रहा है इटली दिख रहा है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये टर्की आ गया, ईरान आ गया हमारा, कजाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक है। तो और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी को। ये है मेडिटेरेनियन सी, देखो सी यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी है पूरा पूरा, इसके अंदर बहुत सारे सीज भी हैं दूसरे दूसरे। और ये हमारा इटली आ गया, और ये अलग से एक आइलैंड दिख रहा है, सिसिली कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया ग्रीस आ गया, ये ग्रीस आ गया। इट इज़ द लैंड ऑफ, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है इसके अंदर, ये देखिए दिख रहा है, यस। ये आ गया सिसिली, यहाँ पे कहते हैं सी ऑफ सिसिली। यहाँ स्ट्रेट ऑफ मेसिना है। अब वो लोग स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेट जो होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, दो समुद्रों को जो नैरो पैसेज जोड़ता है ना, ये देखो नैरो पैसेज है, दो सी को जोड़ता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट। तो ये देखो हमने इसमें यहाँ क्या देखा, ये सी है एक, क्या है इसका नाम, टायरेनियन सी, टायरेनियन सी। और यहाँ पर कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी है या फिर आयोनियन सी है, आयोनियन सी, दोनों सीज को जोड़ रहा है ये। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट। फिर से बोलो, स्ट्रेट, वेरी गुड। तो ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सिसिला है और यहाँ पर कैलिब्रिया है, सिसिला है और कैलिब्रिया है। अब बोलोगे कैलिब्रिया कहाँ है, ये सिसिला है, ये सिसिली कहते हैं सिसिला, और यहाँ पर कैलिब्रिया है, ये कैलिब्रिया का रीजन है, ठीक है। इटली के बिल्कुल बॉटम का जो एरिया है ना, इटली का जो ये शू है, ये देख शू नहीं दिख रहा, दिख रहा है शू, इसे शू कहते हैं, ये इटली का शू है। आई होप इटली का शू तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखो ये इटली का शू है, छूट गया, ये इटली का हमारा शू है, तो ये इटली का शू है, ठीक है। ये इटली का शू है हमारा, और इस शू का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये जो लास्ट वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सिसिली आ गया, और सिसिली के बाद ये हमारा है कैलिब्रिया, ठीक है। ये वाला रीजन ही हमारा कैलिब्रिया है, ये वाला रीजन सिसिली, ऊपर कैलिब्रिया, और इसको बीच में क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। सिसिली फॉर्म्स एन ऑटोनोमस रीजन। अभी सिसिली के बारे में भी जान लो कि ये ऑटोनोमस रीजन है, ये सिसिली हमारा, ठीक है। इस सिसिली की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑटोनोमस, मतलब इसको पूरी फ्रीडम दे रखी है, तुम जो मर्जी करो, ठीक है। इसके पास पूरी फ्रीडम है। और जनसंख्या कितनी है इसकी, 50 लाख। 2019 के हिसाब से ये गूगल पे मिली मुझे, तो इसको 50 लाख की जनसंख्या है सिसिली की। बहुत सुंदर देश है, बहुत सुंदर, ठीक है। इसके पिक्चर देखोगे मज़ा आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिसिली द लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड इज जस्ट ऑफ द टो ऑफ इटलीज बूट। तो इसको टो पर है लगभग, जो टो पर ये है लगभग, हम बोट की बात कर रहे थे, बोट के टो के ऊपर, ये देखो टो ही, बोट का टो है, टो के ऊपर ये है सिसिली, ठीक है, टो के ऊपर ये। और ये देखो पिक्चर्स देखो सिसिली की, भाई पानी क्रिस्टल क्लियर, ऊपर बोट है तो पता नहीं लग रहा पानी में, हवा में उड़ रही है। अब सरप्राइज टू सी द पिक्चर्स, बहुत ही मज़ा आया देख कर। देखना जरा इसके सिसिली की पिक्चर्स, ये देखो जरा, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हैं बोट्स, इतना क्रिस्टल क्लियर। कैलिब्रिया, कैलिब्रिया की अपनी बात की हमने, कैलिब्रिया मतलब ये सिसिली है, सिसिली के ऊपर जस्ट कैलिब्रिया है। कैलिब्रिया इज अ रीजन इन द सदर्न इटली, इट इज़ ए पेनिनसुला बॉर्डर्ड बाय द बेसिलिकाटा ऑफ द नॉर्थ। तो पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला भी जान लो पहले क्या होता है। पेनिनसुला जो होता है, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ लैंड नियरली सराउंडेड बाय वाटर, ऑलमोस्ट सब जगह पानी ही पानी है इसके, कनेक्टेड विद ए लार्जर बॉडी बाय द इस्थुमस, ठीक है। साथ में किससे कनेक्टेड होता है, इस्थुमस। अब बोलो इस्थुमस क्या होता है, इस्थुमस इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन ईदर साइड, ठीक है, जिसके दोनों तरफ पानी ही पानी होता है, उसको इस्थुमस कहते हैं। जैसे कि ये इसके दोनों तरफ पानी ही पानी है, देखो ये नैरो लैंड है, इसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है,
आई होप समझ में आ रहा होगा। इस्थमस, इसको इस्थमस कहते हैं जिसके दोनों तरफ पानी होता है। नैरो लैंड है और इसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी, इसको कहते हैं इस्थमस, जैसे ये है। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। ये देखो, ये इस्थमस का डायग्राम है। ये इस्थमस कहते हैं जिसके दोनों तरफ पानी होता है, बीच में लैंड होती है, जो पानी को जाने नहीं दे रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, नैरो है, दोनों तरफ पानी है। अब इस्थमस क्या होता है और हमारा दूसरा क्या है, इस्थमस और पेनिनसुला क्या होता है, डिफरेंस क्या है? देखो, पेनिनसुला मतलब ये लास्ट में होता है, ये है पेनिनसुला, दोनों तरफ से, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तीनों तरफ से पानी से घिरा है, यहाँ भी और आगे भी। क्या कहते हैं? पेनिनसुला मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा है, यहाँ से भी पानी से घिरा है, यहाँ से भी पानी से घिरा है, यहाँ से भी पानी से घिरा है, तीनों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसको कहते हैं पेनिनसुला, जो लास्ट में होता है पेनिनसुला है। और बिस्थुमस क्या होता है, पेनिनसुला तो ये हो गया हमारा। इस्थुमस क्या होता है? इस्थुमस जो होता है, ये स्ट्रिप है ना, अगर यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप आती है, ये दो लैंड के बीच में, मान लो ये लैंड है और एक ये लैंड है, इन दोनों के बीच छोटी सी स्ट्रिप होती है, जिस तरफ भी समुद्र है इस तरफ भी समुद्र है, तो उसको कहते हैं इस्थमस। तो इस्थमस से कनेक्टेड है और ये पेनिनसुला है। ठीक है, तो क्या है ये हमारा इस्थमस से कनेक्टेड है और पेनिनसुला है। कौन है ये, किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉडी बाय इस्थमस। तो पेनिनसुला जनरली ऐसे ही रहते हैं, पेनिनसुला की बात कर रहे हैं कि पेनिनसुला जनरली ऐसे रहते हैं कि जो इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं और ये पेनिनसुला बनते हैं। ठीक है, तो ये है कैलिब्रिया इज ए रीजन इन द सदर्न इटली। इट इज़ ए पेनिनसुला bordered by Basilicata to the north, the Ionian Sea to the east and the Strait of Messina। तो इस्थमस हमने पढ़ा क्या होता है, नैरो स्ट्रिप होती है, और हम दूसरा क्या पढ़ा, पेनिनसुला पढ़ा कि जो लास्ट में होता है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसको कहते हैं पेनिनसुला। समझ में आएगी बात? बेसिलिकाटा क्या है? बेसिलिकाटा एक रीजन है बेसिकली। बेसिलिकाटा किसके ऊपर है? ये हमारा जो लास्ट में जो हमारा रीजन है, इटली का लास्ट रीजन है। कौन सी बात की हमने? लास्ट का रीजन क्या है हमारा? जल्दी बोलो, लास्ट का रीजन क्या है? अभी बात की है हमने इसकी, कैलिब्रिया के ऊपर का रीजन है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में क्या है, कैलिब्रिया है। सिसिली तो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया, उसके ऊपर क्या है, जो इटली के टो है वो है हमारा कैलिब्रिया, और कैलिब्रिया के ऊपर क्या है हमारा, कैलिब्रिया के जो ऊपर है वो हमारा बेसिलिकाटा, ये वाला रीजन है, ये बेसिलिकाटा रीजन है। ठीक है, बेसिलिकाटा रीजन आ गया। अब हम बात करते हैं नागसेना के बारे में। नागसेना जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर है हमारा एक्चुअली नागसेना। तो कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने कन्वर्ट किया? मिलिंडा, जो कि इंडो ग्रीक किंग था, उसको बुद्धिज्म में, वो था हमारा नागसेना। कौन थे वो? हमारे नागसेना थे, जिन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। चलो देखते हैं यहाँ पर काम कर रहा है लिंक कि नहीं कर रहा है। चलो आगे चलते हैं हम सीधा ही। तो ये थे हमारे नागसेना। देखो इनको डायग्राम बना रखे हैं, जनरली उनकी और भी डायग्राम्स हैं। नागसेना ऐसे जनरली बाल्डी होते, मॉन्क ही थे वह। नागसेना जनरली एक रॉयल फैमिली में, वो एक रॉयल फैमिली में जन्मे थे। ठीक है, और ही सॉ दैट हिज फ्यूचर ड्यूटीज माइट इन्वॉल्व हिम इनटू द वॉर। तो वॉर में वो जा सकते हैं, लेकिन वो वॉर में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने बुद्धा की शरण में चले गए, संघ में चले गए, बुद्धा के संघ में चले गए। संघ मतलब ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो उन्होंने यहाँ पर हम बात हो रही है त्रिपिटका। यहाँ पर देखो, ही स्टडीड द त्रिपिटका डीपली। मतलब तीन, पिटका ये संस्कृत से लिया हुआ है, ये पूरा वर्ड संस्कृत से लिया हुआ है त्रिपिटका, यानी मतलब थ्री और बकेट्स, 3 बकेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। त्रिपिटका, इसके बाद में हम जानेंगे त्रिपिटका के बारे में, कौन कौन से त्रिपिटका हैं वो भी हम देखते हैं। ये देखो, त्रिपिटका संस्कृत वर्ड है, मतलब 3 बकेट, बास्केट्स, बकेट नहीं बास्केट्स है, सॉरी। तो त्रिपिटका मतलब पिटका बास्केट, त्रिपिटका मतलब बास्केट्स की बात हो रही है। और कौन कौन से ऐसे इसमें बास्केट्स में टीचिंग्स क्या क्या हैं?
एक तो है सूत्रा पित्तका, ठीक है, एक है विनया पित्तका, सूत्रा विनय, और तीसरा कौन सा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अभिधर्मा, अभिधर्मा, सूत्रा विनय अभिधर्मा, सूत्रा विनय अभिधर्मा, सूत्रा विनय अभिधर्मा। और इसके बारे में जाने तो नागसेना ने उनको जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो सारा का सारा लिखित में है, वो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूछा, मनुष्य के बारे में पूछा, बहुत सारे क्वेश्चंस के किंग मिलिंडा ने और नागसेना ने वो सारे उत्तर उनको दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विनय पित्तका जो है वो एक कोड है, जो रूल्स हैं विनय पत्रिका में बताए गए हैं। विनय करते हैं हम आपसे कि आपको कैसे रहना है, मोनेस्ट्रीज में कैसे रहना है मॉन्क्स को, उसके बारे में बताया गया है विनय पत्रिका में, विनय पित्तका में। विनय पित्तका, पित्त मत समझ लेना शुरू का, विनय पित्तका, पिटक भी कहते हैं इसको, देखो सुत पिटक है यहाँ पर, विनय पिटका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, सुता पिटका। सुता पिटका मतलब उसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं, ठीक है। उसको आनंदा ने कंपाइल किया था। सुता मतलब बुद्धिस्ट की टीचिंग है। क्या सूत्र हैं, सूत्र क्या, सुता पिटका बोलते हैं उसको। सूत्र क्या है मतलब तुम्हारे टीचिंग्स, बुद्धा की जितने भी टीचिंग्स है सुता पिटका के अंदर हैं, और उसको आनंदा ने लिखा, आनंद ही प्राप्ति हुई उनको, आनंदा जब उन्होंने सूत्र लिखे। और विनय पित्तका मतलब उसके अंदर कोड्स हैं। विनय करते हैं हम आपसे कि बेटा आप अंदर मोनेस्ट्रीज में कैसे रहना है मॉन्क्स को, उसके बारे में हम आपसे विनय करते हैं, विनय। और उसको किसने लिखा था, उपाली ने लिखा था, ठीक है, उपाली ने लिखा था। और जो तीसरा है हमारा, यहाँ पर कैनोनिकल की बात हो रही है, यस, यहाँ पर देखो अभिधानम पित्तका इज थर्ड ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ द 3 पित्तका अभिधानम। ये विनय हो गया, दूसरा हो गया सुता हो गया, और तीसरा अभिधानम है, ठीक है। थर्ड ऑफ द 3 डिविजन 3 पित्तका, द डेफिनेटिव कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ क्या लिखे, थरावदा बुद्धिज्म। तो कैनोनिकल यहाँ पर एक वर्ड आया था, तो कैनोनिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर बाय द कैनन लॉ, अकॉर्डिंग टू और ऑर्डर्ड बाय द कैनन लॉ। कैनन लॉ कहाँ पर चलता था, तो रोमन चर्च की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर कैनोनिकल इसलिए वहाँ पर बातें हो रही हैं। अभिधानम पित्तका के बारे में रह गया था। अभिधानम पित्तका में क्या है, इसके अंदर बेसिकली समरी है बुद्धा की टीचिंग्स की, अभिधानम, ठीक है। अभिधानम में क्या है, समरी है, अभिधानम, अभिधानम में, अभिधानम पित्तका में इसमें समरी है बुद्धा की टीचिंग्स की, ठीक है। बुद्धा की टीचिंग्स जो भी स्वतः से उसकी समरी बना के रखी है अभिधानम में। अभिधानम तीसरी 3 है, यहाँ पर हमने बातें की, 3 पित्तका हैं, ठीक है, 3 बास्केट्स हैं, 3 बास्केट्स की बातें हुई हैं। एक तो होगी हमारी बास्केट विनय करते हैं कि आपको ऐसे मोनेस्ट्रीज के अंदर मॉन्क्स को ऐसे रहना है, विनय करते हैं, और लिखा उपाली में है इसको। दूसरा उन्होंने कहा सुता पिता, सूत्र हैं, मतलब टीचिंग्स क्या क्या है बुद्धा की, सुता पिता का वो आनंदन लिखे, आनंद की प्राप्ति हो गई। और अभिधानम, उसके बाद अभिधानम पितका की बात आई जिसमें समरी कर दी उसने बुद्धा की टीचिंग्स की, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम है, किसके डायग्राम है, ये नागा सेना की बात हो रही थी, तो उनके यहाँ पर डायग्राम्स हैं, क्वेश्चंस ऑफ द किंग मिलिंडा। ये गूगल से ये मिलेंगे आपको, कान में खुजाते और एक आँख बंद करके रखी है इन्होंने, ठीक है। नाग सेना से ये मत समझ लेना कि नाग है और सेना है, ये याद रखने के लिए कर सकते हैं, नाग सेना, और ये इनका डायग्राम, ठीक है। ओके, ख़त्म हो गया, थैंक यू।